नमस्कार, स्वागत है आपका ईटी नाउ स्वदेश पर। मैं हूं विश्व मोहन और आप देख रहे हैं गुड मॉर्निंग स्वदेश, जहां हम अगले आधे घंटे तक आपको ग्लोबल मार्केट के से क्या क्यूज मिल रहे हैं भारतीय बाजारों के लिए, ये तो बताएंगे ही। साथ ही आपके लिए स्टॉक से न्यूज लेके आएंगे कि किन खबरों का असर आज दिन के दौरान बाजार खुलने के साथ हो सकता है। ब्रोकरेजेस हाउसेस की रिपोर्ट आपके लिए लेकर आएंगे, कमोडिटी मार्केट का अपडेट लेकर आएंगे। लेकिन सबसे पहले ग्लोबल क्यूज देख लेते हैं कि आज किस तरह से संकेत मिल रहे हैं। एशियाई बाजारों की मिलीजुली शुरुआत हुई है। गिफ्ट निफ्टी में हल्की तेजी दिख रही है, 19,750 के आसपास गिफ्ट निफ्टी है। कोरिया का बाजार हल्की तेजी है, लेकिन निक्केई पर दबाव दिख रहा है। साउथ कोरिया में आज 1 घंटे देरी से ट्रेड शुरू हुई है कॉलेज एग्जाम्स की वजह से। लेकिन अमेरिकी बाजारों की बात कर लेते हैं। कल अमेरिकी बाजारों में फिर से तेजी दिखी। डाउ जोन्स में लगातार चौथे दिन तेजी दिखी और कल एक बैठक भी सैन फ्रांसिस्को में बाइडेन और जिनपिंग की बैठक हुई। चीन के राष्ट्रपति और अमेरिकी राष्ट्रपति के बीच बैठक हुई और दोनों इस बात से सहमत थे कि जो कंपटीशन दोनों देश में है उसे संघर्ष में बदलने की जरूरत नहीं है। जो जियोपॉलिटिकल तनाव जो दुनिया भर में चल रहे हैं उसको कैसे कम किया जा सकता है, इस पर भी काफ़ी चर्चा हुई। और ऐसे दौर में जब इस तरह के तनाव भरे माहौल है पूरी दुनिया में, तो ये एक पॉजिटिव संकेत है जहां पर दो ग्लोबल लीडर्स मिल रहे थे। लेकिन बाजार की नज़र इस पे नहीं थी। बाजार की नज़र, अमेरिकी बाजारों की नज़र पूरी तरह से महंगाई के नंबर्स पे थी। मंगलवार को बाजार क्यों चले थे अमेरिकी बाजार? तो वहां पर रिटेल सीपीआई के जो नंबर्स थे, रिटेल महंगाई के जो नंबर्स थे, वो अनुमान से काफ़ी कम थे, फ्लैट नंबर थे। उससे सपोर्ट मिला था, उम्मीदें जगी कि फेड आगे चलकर अपना रुख नरम करेगा। कल प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स के नंबर, जो होलसेल महंगाई के नंबर्स है, वो आए। वहां पर भी नरमी दिखी, आधे % की अक्टूबर में गिरावट दिखी। मंथली बेसिस पे जो ये गिरावट है अप्रैल 2020 के बाद सबसे बड़ी गिरावट है। उससे भी बाजार को और बूस्टअप मिला कि फेड का रुख नरम हो सकता है आगे। दिसंबर में तो ब्याज दरें नहीं बढ़ेंगी, हो सकता है कई सारे एक्सपर्ट्स ये भी मानने लगे हैं कि 2024 के मई तक ब्याज दरों में कटौती भी हो जाए। लेकिन कई सारे ऐसे इंस्टेंस हैं पिछले एक सालों में कि जहां पर आपने देखा होगा कि बाजार तो अनुमान लगाता है कि दरें अब कटौती की जाएंगी। जैसा सिलिकॉन वैली बैंक का जो क्राइसिस था, छोटे बैंकों का जो क्राइसिस यूएस में हुआ था, उस दौरान भी लगा कि अब फेड का रुख नर्म होगा, वहां पर दरों में कटौती होगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। रूस यूक्रेन युद्ध के बाद से हुआ। तो ऐसे कई इंस्टेंसेस होते हैं, लेकिन इस बार बाजार फिर से काफी पॉजिटिव है। लेकिन अब महंगाई के आंकड़े अब पीछे रह गए हैं। आज कुछ अहम डेटा आने वाले हैं। एक जो आएगा जॉबलेस क्लेम के डेटा वीकली आधार पर, फिर आज इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन के नंबर भी आने वाले हैं, साथ ही एक नंबर आने वाले हैं हाउसिंग मार्केट के नंबर्स आने वाले। तो ये इन 3 आंकड़ों पर भी बाजार की नजर रहेगी कि ये आंकड़े कैसे रहते हैं, क्योंकि महंगाई के साथ साथ इकोनॉमी किस तरह से परफॉर्म कर रही है ये जानना भी बहुत ज़रूरी है। और इस वजह से अब देखते हैं ये आंकड़े आज कैसे रहते हैं। लेकिन अन्य संकेतों की बात करें तो जैसा एशियाई बाजार तो अच्छे कर रहे हैं, लेकिन यूएस 10 ईयर बॉन्ड डील की अगर बात करें तो कल हल्की तेजी दिखी थी, 4.5% के ऊपर चला गया था। डॉलर इंडेक्स 104 के ऊपर वापस से पहुंच चुका है और कच्चे तेल में नरमी आई है, क्योंकि यूएस में क्रूड के स्टॉक भी बढ़े हैं और वहां पर रिकॉर्ड उत्पादन हो रहा है, जिससे कच्चे तेल पर दबाव बना। यूएस क्रूड, जिसको हम वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट भी कहते हैं, WTI क्रूड, वहां पर 2% से ज्यादा की गिरावट दिखी, $78 तक फिसल गया और ब्रेंट क्रूड का भाव $80 तक फिसल चुका है। ये अच्छे संकेत मिल रहे हैं। गोल्ड सपाट है, $1960 के आसपास है। हल्की कमजोरी दिखी डॉलर में तेजी की वजह से। लेकिन चलिए, आज के लिए आपको किस तरह के संकेत मिल रहे हैं, चार्ट क्या बता रहे हैं, हमारे सहयोगी अंश भिलवाड़ जुड़ गए हैं। अंश, बताइए, चार्ट देखकर आप बताइएगा। लेकिन उससे पहले एक मैं आपको एफआईआईज डीआईज के डेटा के बारे में अपडेट कर दूं कि कैश मार्केट में किस तरह से खरीदारी एफआईआईज की तरफ से हुई है। तो कल 550 करोड़ रुपए की खरीदारी कैश मार्केट में एफआईआईज की तरफ से हुई। डीआईआईज ने वहीं कैश मार्केट में 609 करोड़ रुपए की खरीदारी की। एफआईआईज ने इंडेक्स फ्यूचर में 347 करोड़ की खरीदारी की, लेकिन इंडेक्स ऑप्शंस में उन्होंने बिकवाली की है। वहीं स्टॉक फ्यूचर्स में खरीदारी की और स्टॉक ऑप्शंस में भी उन्होंने खरीदारी की है। अब अंश, अब बताइए, अब चार्ट देखकर किस तरह के संकेत आज के लिए निफ्टी के लिए हैं और बैंक निफ्टी के लिए? अंश जी बिल्कुल, पिछले सेशन में जैसे कि आप अगर चार्ट देखिए तो दिखेगा कि कुछ 5-6 सेशन तक निफ्टी कंसोलिडेट कर रहा था। पिछले सेशन में निफ्टी ने काफी अच्छा ब्रेकआउट दिया है और पिछले ही सेशन में 50 और 100 दोनों डीएमए को पार कर दिया है। इसके चलते हम देख रहे हैं कि निफ्टी का जो सपोर्ट है, पहला सपोर्ट वो 19,500 पे आ रहा है, जहां पे 100 डीएमए भी है
वहां से अगर नीचे सरकता है तो दूसरा अहम सपोर्ट 19,300 का है। ऊपरी तरफ अगर हम रेजिस्टेंस देखें तो 19,750 पे पहला रेजिस्टेंस दिख रहा है और वहां से ऊपर देखें तो 19,850 पे दूसरा रेजिस्टेंस दिख रहा है। निफ्टी बैंक की बात करें तो यहाँ पर भी निफ्टी बैंक ने भी वैसे ही किया जैसे निफ्टी में हुआ था। निफ्टी बैंक भी कुछ 6 सेशन से कंसोलिडेट कर रहा था और कल आखिर में अच्छा ब्रेकआउट दे दिया है। ये ब्रेकआउट कुछ 44,000 लेवल से दिया है, इसलिए यही लेवल आज का अहम सपोर्ट मान के चल सकते हैं और इसके नीचे अगर दूसरा सपोर्ट देखा जाए तो वो रहेगा 43,750 का। ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस देखें तो 44,500 का रेजिस्टेंस नजर आ रहा है, जो कि 100 डीएमए का लेवल भी है। उसके ऊपर देखें तो उसके नेक्स्ट जो रेजिस्टेंस दिख रहा है वो है 44,750 लेवल का। प्रिया, अंश बताने के लिए कि आज निफ्टी और बैंक निफ्टी के लिए क्या सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल है जिससे आपको ट्रेडिंग में मदद मिलेगी, बाजार का एक रेंज आपको पता लग जाएगा। लेकिन चलिए, हमारे साथ विंस वर्सिफाई की ध्वनि पटेल जुड़ गई हैं। ध्वनि, शुक्रिया, गुड मॉर्निंग आपको। सबसे पहले निफ्टी और बैंक निफ्टी में आप अपना व्यू बताइए, आपको क्या लग रहा है आज किस तरह से ट्रेडिंग यहाँ पे करनी चाहिए, किस रेंज का ध्यान रखें, क्या सपोर्ट और क्या रेजिस्टेंस लेवल आपको लग रहे हैं? जी बिल्कुल, यहाँ पे अगर हम इंडेक्स की बात करते हैं तो इंडेक्स में पिछले दिनों में हमने देखा है कि रनअप एक रैली यहाँ पे कंटिन्यू होती हुई दिख रही है। ओवरऑल यहाँ पे अगर हम निफ्टी की बात कर रहे हैं तो निफ्टी में अभी फिलहाल का यहाँ पे जो 19,675 का लेवल पे हमने जहाँ क्लोज करा है वहाँ से एक रनअप रैली और कंटिन्यू करती हुई दिखेगी, जहाँ पे ऊपर की तरफ 19,800 का लेवल जो है वो निफ्टी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रहेगा। उसको बीट करने के बाद फर्दर हमें इसके अंदर एक और रनअप होता हुआ दिखेगा। बैंक निफ्टी की जहाँ पे हम बात करते हैं तो बैंक निफ्टी में भी हमने देखने को मिला है कि कल एक गैप अप ओपनिंग के साथ हम यहाँ पे ट्रेड कर रहे थे। ओवरऑल बैंक निफ्टी में भी यहाँ पे एक पॉजिटिव व्यू बनता हुआ दिख रहा है, बट कंपेरेटिव टू निफ्टी बैंक निफ्टी यहाँ पे थोड़ा सा एक अपना स्लो मूव रखेगा। निफ्टी में यहाँ पे ज्यादा कन्विक्शन बनती है। बैंक निफ्टी में लेवल स्पेसिफिक की अगर बात करते हैं तो ऊपर की तरफ में आपको 44,500 तक का एक अपमूव देखने को मिल सकता है। ओके, शुक्रिया ध्वनि निफ्टी और बैंक निफ्टी बताने के लिए। लेकिन जाते जाते अब आप दो स्टॉक्स भी बताते जाइए कि किन स्टॉक्स पर आज नजर रखनी चाहिए, क्या टारगेट और क्या स्टॉप लॉस है उनके लिए। जी बिल्कुल, यहाँ पे स्टॉक स्पेसिफिक अगर हम बात करते हैं तो पीएल का स्टॉक मुझे पसंद आता है। करंट लेवल से या 960 तक की भी अगर आपको डिप मिलती है तो आप इसको बाय कर सकते हैं। 935 का इसके अंदर स्टॉप लॉस रहेगा, 1010 का इसके अंदर टारगेट रहेगा। आपको दूसरा स्टॉक जो यहाँ पे मुझे पसंद आता है वो श्रीराम फाइनेंस का है। स्टॉक के अंदर हमने कल भी एक तेजी देखी थी, इसी रनअप को फर्दर कंटिन्यू करते हुए आपको 2035 के प्राइस से खरीदना है। 2200 तक का अपमूव इसके अंदर दिख सकता है। नीचे की तरफ में स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल जो स्टॉक ने बनाया हुआ है वो 1965 का है। तो आपने देखा, आपको निफ्टी और बैंक निफ्टी में आज क्या करना है, किस तरह के रेंज पर ध्यान रखना है। साथ ही दो स्टॉक्स भी ध्वनि ने आपको बता दिए। पिरामल एंटरप्राइजेज, जहां पर आपको 1,010 रुपए के टारगेट के लिए खरीदारी करनी है, 935 का स्टॉप लॉस लगा है। और दूसरा स्टॉक उनका है श्रीराम फाइनेंस का, जहां पर 2200 के टारगेट के लिए यहां पर खरीदारी की सलाह है। और इस ट्रेड में आपको 1965 रुपए का स्टॉप लॉस भी जरूर लगाना है। शुक्रिया ध्वनि एक बार फिर से आपका। अब चलिए, अब बात कर लेते हैं कौन कौन सी खबरों पर आपको आज नजर रखनी चाहिए, जो बाजार खुलने के बाद जिनका असर आज दिख सकता है। बताने के लिए हमारे सहयोगी स्टूडियो में शरद मौजूद है। शरद, बताइए कौन सी खबरें आप लेकर आए हैं आज। जी बिल्कुल, फोकस में ऑफकोर्स रहने वाला है। अर्निंग सीजन तो अब खत्म हो गई है तो न्यूज़ फ्लोज वे ऑफकोर्स थोड़े दिन के लिए कम रहेंगे, लेकिन सबसे पहले बजाज फाइनेंस की बात कर लेते हैं। यहाँ पे थोड़ी नेगेटिव डेवलपमेंट आई है। आरबीआई ने जो है पोस्ट मार्केट आज डायरेक्ट किया था कंपनी को कि वो सैंक्शन और डिस्पोजल जो लोन्स की होती हैं उनकी ई-कॉम, इंस्टा ईएमआई कार्ड के जो सेगमेंट्स है उसको जो है वो प्रोहिबिट करें। ऑफकोर्स यहाँ पे थोड़ी सी रेगुलेटरी इश्यूज़ या ऑपरेशनल इश्यूज़ कह सकते हैं, उसका इम्पैक्ट देखा। और ऑफकोर्स कल के ट्रेडिंग सेशन में भी स्टॉक में दबाव था। अब यहाँ पे इसका रीज़न इसलिए है क्योंकि जो डिजिटल लेंडिंग गाइडलाइंस है उसका कोई नियम की उल्लंघन हुई है। ब्रोकरेजेस का मानना है कि थोड़ी सी इम्पैक्ट ज़रूर 5 से 6% आपके लोअर लेवल्स पे मिल सकती है पैट के। लेकिन याद रखिए, कंपनी का भी बयान आया जहाँ पे उन्होंने कहा है कि कोई मटेरियल, कोई इम्पॉर्टेंट फाइनेंशियल इम्पैक्ट इस आरबीआई एक्शन के ज़रिए नहीं देखने मिलेगा। हालांकि स्टॉक में जो है नेगेटिव सेंटिमेंट जो है ऑलरेडी फैक्टर्ड इन है लास्ट सेशन में भी। दूसरा स्टॉक टीसीएस रहेगा। अब यहाँ पे जो है बायबैक का रिकॉर्ड डेट का अनाउंसमेंट आ गया है और ये डेट आप लिख लीजिए, ये है आपका
रिकॉर्ड डेट 25 नवंबर यानी कि 23 नवंबर तक जो है आपको जो है आप शेयर्स के नाम अक्वायर कर सकते हैं, तब आप बाईबैक के लिए एलिजिबल होंगे। अब फिफ्थ शेयर बाईबैक है ये, पिछले 6 साल में 17,000 करोड़ का जो है टोटल बाईबैक रहेगा। बाईबैक प्राइस देखें तो लगभग 4150 रुपीज़ पे, यानी कि लगभग आप कह सकते हैं 20% करंट मार्केट प्राइस से ज़्यादा है। तीसरा स्टॉक रेटगेन ट्रैवल फोकस में रहेगा, उसकी QIP इशू 600 करोड़ की अब खुल चुकी है। QIP प्राइस 676 का है, इस पे जो है 5% डिस्काउंट पे है करंट मार्केट प्राइस से। सुज़लॉन एनर्जी के लिए बड़ा न्यूज़ है, अब जो बड़े विंड टर्बाइंस होते हैं उनके जो मेगा वॉटेजेस होते हैं 3 मेगावाट, इनमें जो है आप कह सकते हैं कि गवर्नमेंट से जो है कंपनी एक लिस्टिंग में आ गई है जहाँ पे उनको अच्छे ऑर्डर्स मिल सकते हैं गवर्नमेंट से, और ये जो है आगे जाते हुए कमर्शियलाइजेशन भी इम्पॉर्टेंट रहेगा। तो सुज़लॉन एनर्जी के लिए पॉजिटिव न्यूज़ है। इम्पॉर्टेंट विवाद चल रही थी डाबर डर्मोविवा की, वो जो फेडरल केसेस होते हैं US में उनके प्रोडक्ट को लेके, तो उसको जो है खारिज कर दिया गया है। तो एक टाइप से पॉजिटिव इम्पैक्ट जो है, माइल्ड पॉजिटिव इम्पैक्ट डाबर में देखने मिल सकता है। कोल इंडिया में भी जो है फोकस में रहेगा। यहाँ पे गवर्नमेंट का स्टेटमेंट आया है कि वो अपने कोल प्रोडक्शन टारगेट को बढ़ाने वाले हैं, क्योंकि पावर डिमांड है उसमें बहुत जो है एक डेफिसिट देखने मिल रही है देश में, और उसके कारण जो है कोल की जो जनरेशन होती है उस पर फोकस रहेगा। तो कोल प्रोडक्शन टारगेट बढ़ा दिया गया है, अब 1404 मिलियन टन 2027 तक रहेगा, और 2023 तक जो है ये आंकड़ा जो है आप कह सकते हैं ऑलमोस्ट रहने वाला है 1577 का। टाटा मोटर्स की भी बात कर ले तो यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट आया है, टाटा टेक IPO का अब जो है प्राइस बैंड आ गया है। ऑफ कोर्स याद रखिए 65% स्टेक टाटा मोटर्स जो है होल्ड करते हैं टाटा टेक के IPO में, और 20 साल बाद ये IPO आ रहा है टाटा ग्रुप से। जो प्राइस बैंड रखा है 475 to 500 रुपीज़ पर शेयर रखा है। ऑफ कोर्स 22 नवंबर को ये खुलने वाला है, और हमने वैल्यूएशंस चेक किए उनके पीयर सेट, तो ये सबसे सस्ता देखने मिल रहा है। अगर आप LTTS, KPIT टेक और टाटा एलेक्सी चेक करें तो इनका वैल्यूएशन 28.8 टाइम्स FY24 के फॉरवर्ड 12 मंथ P मल्टीपल पे आ रहा है। तो ये सारे स्टॉक्स जो है दिन के ट्रेड में आपके रडार में होने चाहिए। ओके, शुक्रिया सरद बताने के लिए। फटाफट अंदाज में आपने बताया 7 स्टॉक्स, 7 अहम स्टॉक्स, और हमेशा आप 9 बजे भी बताते हैं नवरत्न स्टॉक्स फटाफट अंदाज में, वो तो काफ़ी हिट है, उसका भी आज इंतजार रहेगा। शुक्रिया सर। कि मार्केट की वहाँ पर आपको किस तरह से रणनीति बनानी चाहिए, बताने के लिए हमारे साथ मोतीलाल ओसवाल के अमित सजेजा जुड़ गए हैं। अमित जी, सबसे पहले गोल्ड और सिल्वर में बताइए आज क्या करना चाहिए। जी नमस्कार। देखिए, कल जो PPI के आंकड़े आए हैं इन्फ्लेशन के और उसके पहले CPI के, दोनों ही गोल्ड और सिल्वर के लिए सपोर्टिव हैं, क्योंकि इंटरेस्ट रेट में कटौती हो सकती है, ऐसा भी डिस्काउंट हो रहा है फिलहाल मार्केट में। तो मैं समझता हूँ कि निचले स्तरों पे बाइंग की जा सकती है गोल्ड और सिल्वर दोनों में ही। 60,000 से 59,900 के आसपास में बाइंग की सलाह देना चाहूंगा गोल्ड में। अपसाइड में 60,400 तक के लेवल हमें देखने मिल सकते हैं। वहीं चांदी में भी अगर 71,800 से 600 की रेंज में अगर मिले तो 71,300 के स्टॉक के साथ बाइंग किया जा सकता है। अपसाइड में 72,500 से 600 के लेवल हमें देखने मिल सकते हैं। गोल्ड और सिल्वर, 2 कॉल अमित जी की तरफ से। गोल्ड आपको खरीदना है 60,450 के टारगेट के लिए। इस ट्रेड में आपको स्टॉप लॉस लगाना है 59,750 का, और 60,000 के लेवल पे खरीदारी करनी है। बाई की कॉल आज के लिए इंट्राडे के लिए अमित जी की तरफ से। और चांदी भी खरीदारी की सलाह है, 72,000 के लेवल पे चांदी आप खरीदे, 72,800 के टारगेट के लिए। इस ट्रेड में आपको 71,500 का स्टॉप लॉस लगाना है। कच्चे तेल की बात कर लेते हैं अमित जी। कच्चा तेल कल दबाव दिखा था, करीब 2% तक की गिरावट दिखी थी। US में रिकॉर्ड उत्पादन हो रहा है, स्टॉक्स के नंबर भी बढ़े हैं वहां पर। क्या लग रहा है कच्चे तेल की जो ये गिरावट है और बढ़ सकती है क्या? $80 के नीचे ब्रेंट भी आ सकता है क्या? और MCX पर क्या करना चाहिए आज? जी बिल्कुल, ऐसा लगता है कि जो गिरावट है यार गिरा सकती है। अभी हमने दिसंबर वायदा में रोल ओवर किया है MCX पर, तो यहाँ पर मैं करीबन 6,450 के आसपास तब सेल की सलाह देना चाहूँगा। 6,000 के लगभग 300 तक के स्तर भी हमें देखने मिलेंगे, ऐसा मुझे लगता है। मैं WTI क्रूड की अगर बात करूँ तो ऐसा लगता है करीबन $73 तक की प्राइस चल सकती है, या ब्रेंट की अगर बात करें तो लगभग $77 तक के स्तर हमें शॉर्ट टर्म में देखने मिलेंगे। तो मैं सेल इसी सलाह देना चाहूँगा। यानी आपको यहां से लग रहा है कि $3.5-4 की गिरावट ब्रेंट में, और MCX में जिनको ट्रेड करना है उनके लिए आज सलाह यह है कि 6,340 के टारगेट के लिए आप बेचें। ऊपर में जहां भी आपको
दिखे कि बाउंस बैक कर रहा है, रिकवरी आ रही है, वहां पर बेचे 6520 का स्टॉप लॉस इस ट्रेड में लगाना है। और जो बिकवाली का क्रूड का लेवल है वो है 6450 का। अब बेस मेटल्स की बात कर लेते हैं। चाइना से डिमांड बढ़ने की उम्मीद से बेस मेटल्स में तेजी दिख रही है। कल भी तेजी दिखी थी। जिंक इसमें काफी तेजी से बढ़ा है, 1.5% कल तेजी दिखी थी, 233 के आसपास पहुंच चुका है। कॉपर और एल्युमिनियम में हल्की तेजी दिखी थी, आधे % के आसपास। क्या लग रहा है आज की ट्रेडिंग में, आज के ट्रेड में क्या करना चाहिए मेटल्स में? आज भी क्या वो तेजी बनी रहेगी? किस तरह की राय है? जी, मेरे ख्याल से एल्यूमिनियम में एक स्थिरता दिखाई दे रही है और यूनान प्रोविंस में जो प्रोडक्शन में कटौती है, उस हिसाब से मुझे लगता है कि एल्यूमिनियम में एक कैचअप रैली देखने मिल सकती है। मैं 205 के करीब एल्यूमिनियम में बाइंग की सलाह देना चाहूंगा 203 के स्टॉप के साथ, और 203 दिन के लिहाज से 209 तक के लक्ष्य में देखने मिलेगी। ओके, एल्युमिनियम आपकी टॉपिक है, आपको लग रहा है कि 2 से 3 दिनों में 209 रुपए के ऊपर जा सकता है, ये ट्रेड की सलाह। शुक्रिया अमित जी, आपने वक्त दिया और बताया कि आज के लिए कमोडिटी मार्केट में आपको क्या करना है। लेकिन चलिए, अब वक्त हो गया है ब्रोकरेजेस हाउसेस की रिपोर्ट जानने का कि ब्रोकरेज हाउसेस की रडार पे कौन से स्टॉक्स हैं। हमारे सहयोगी विनी मोतीवाला जुड़ गई हैं। विनी, बताइए कौन कौन सी रिपोर्ट आप लेकर आई हैं? बिल्कुल, तो पहले जो ब्रोकरेज नोट है वो है SBI लाइफ पे। यहाँ पे मॉर्गन स्टैनली मेंटेन कर रहा है ओवरवेट रेटिंग, टारगेट प्राइस है 1650 रुपीस पर शेयर। नाउ मैनेजमेंट ने मेंटेन किया हुआ है अपना AP ग्रोथ गाइडेंस जो है 18 to 20% पे, और VNB मार्जिन गाइडेंस जो है वो है 28 to 30% पे। इसीलिए देखें तो मॉर्गन स्टैनली काफ़ी पॉजिटिव है SBI लाइफ पे। वो बोल रहे हैं कि ऐसा कोई रिस्क नहीं दिख रहा है उनको जहाँ पे इंक्रीज करेगा SBI के लिए जो कमीशन पे आउट है वहाँ पे कुछ इंक्रीज होगा, तो इसीलिए ज़्यादा कुछ स्ट्रेस नहीं लग रहा है उनको, क्योंकि SBI का जो अडॉप्ट करा है एक ओपन आर्किटेक्चर, जो मैनेजमेंट देख रहा है कि वहाँ पे प्रोबेबिलिटी काफ़ी कम है रिस्क के लिए। दूसरा जो स्टॉक है मॉर्गन स्टैनली के रेडार पे उनके ब्रोकरेज नोट में है वो है PB फिनटेक। यहाँ पे भी ओवरवेट रेटिंग है, टारगेट प्राइस है 910 रुपीस पर शेयर। वो देख रहे हैं कि वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट प्रीमियम ग्रोथ इन रिटेल हेल्थ में दिख रहा है, तो उसके बहुत साल के बाद ये ऐसा दिख रहा है। और इंक्रीमेंटली फोकस भी रहेगा ऑन कंपनी की फोकस, जो PB फिनटेक की फोकस है वो उनके एड स्पेंड्स पे, स्पेशली हेल्थ बिजनेस साइड पे, जहाँ पे रिटेल हेल्थ में काफ़ी स्ट्रॉन्ग प्रीमियम दिख रहा है, तो इसीलिए PB फिनटेक पे फोकस में रहेगा। उसके अलावा ब्रोकरेज नोट्स आई है काफ़ी सारी बजाज फाइनेंस पे, तो CLSE की एक है। वो बोल रहे हैं कि जो RBI का नोटिफिकेशन आया था, गाइडलाइंस आई थी, मोर ऑफ एन ऑपरेशनल ब्रीच के लिए था रादर देन अ मेजर वायोलेशन, तो ज़्यादा कोई इम्पैक्ट नहीं है बजाज फाइनेंस पे। वो बोल रहे हैं कि थोड़े टेक अपग्रेड्स टू जनरेट एंड इश्यू of a KFS on the spot will be needed, ऐसा वो CLSA हाईलाइट कर रहे हैं। और वो बोल रहे हैं कि while the ban जो बैन हुआ था इज इफेक्ट द कैलकुलेट विल इम्पैक्ट ओवरऑल जो प्रॉफिट पे आएगा वो है 6% पे। इनक्रेड ने भी हाईलाइट किया है कि ओवरऑल इम्पैक्ट होगा मे बी थोड़ा क्वार्टरली AUM ग्रोथ पे, मे बी मिड सिंगल डिजिट में होगा। बिलीव कर रहे हैं कि ये कोई मेजर इश्यू नहीं है जो आया हुआ है RBI पे, वो एक ऑब्वियसली ऑपरेशनल ब्रीच है रादर एंड मेजर वायोलेशन, जैसे CLSA ने भी बताया था। तो इनक्रेड भी बता रहा है कि ये इश्यू सॉर्ट आउट हो जाएगा थोड़े क्वार्टर्स में, और क्लोज वो ध्यान रखेंगे इस इश्यू पे, एंड उनकी कोई एस्टिमेट में चेंज नहीं हो रही है। तो ये नोट आ रही है बजाज फाइनेंस पे। विनय, पूरी डिटेल्स बताने के लिए कि ब्रोकरेजेस हाउसेस की रडार पर कौन कौन से स्टॉक्स हैं और कहां आपको नजर रखनी चाहिए। लेकिन अब डोमेस्टिक ब्रोकरेज हाउसेस क्या सलाह दे रहे हैं वो भी आपको बता देते हैं। तो एक्सिस सिक्योरिटीज की तरफ से जो टॉप 3 कॉल्स आ रही हैं वो उसमें है टाटा मोटर्स। इसका टारगेट उन्होंने दिया है 695 से 705 रुपए का। इस ट्रेड में आपको 656 रुपए का स्टॉप लॉस लगाना है। दूसरी कॉल सीमेंस की है, 3495 में खरीदे, स्टॉप लॉस इस ट्रेड में लगा है 3455 रुपए का। टारगेट है 3565 और अगला टारगेट है 3580 रुपए का। तीसरी कॉल इनकी तरफ से DCX सिस्टम है, 317 के लेवल पे खरीदे, 312 का सेल लगाए और टारगेट है 330 रुपए का। कोटक सिक्योरिटीज ने बाई कॉल दी है इन्फोसिस पे, टारगेट दिया है 1445 रुपए का। इस ट्रेड में आपको स्टॉप लॉस लगाना है 1390 रुपए का। दूसरी कॉल है टाटा स्टील, टारगेट है 128 का, स्टॉप लॉस लगाना है 121 का। 5 पैसा कैपिटल की तरफ से जानते हैं कि कौन कौन से स्टॉक्स है। 2 स्टॉक्स 5 पैसा कैपिटल ने सलाह दी है खरीदारी की। हिंडाल्को 530 के टारगेट के लिए खरीदे, इस ट्रेड में आपको 490 रुपए का स्टॉप लॉस लगाना है। और ICICI लोम्बार्ड भी खरीदने की सलाह 5 पैसा कैपिटल की तरफ से आ रही है, 1470 रुपए के टारगेट के लिए 1350 रुपए
इस ट्रेड में आपको स्टॉप लॉस लगाना है। एंजल वन की तरफ से 2 ट्रेड है, इन्होंने भी टाटा मोटर्स की खरीदारी की सलाह दी है। 692 में के टारगेट के लिए खरीदे, 654 का स्टॉप लॉस लगाए और जो खरीदारी का लेवल है वो है 666 से 669 रुपए के बीच। अगली कॉल है L&T फाइनेंस होल्डिंग्स की, 149 के लेवल पे एंजल वन ने खरीदारी की सलाह दी है। स्टॉप लॉस लगाना है 145 का, टारगेट दिया है 158 रुपए का। और आखिरी कॉल मोतीलाल ओसवाल की तरफ से है, बाई इन्होंने दिया है बॉम्बे डाइंग में, स्टॉप लॉस है 155 का, टारगेट है 166 रुपए का। तो ये डोमेस्टिक ब्रोकरेज हाउसेस की रडार पे कौन कौन से स्टॉक्स हैं वो आपको बता दिए। लेकिन ग्लोबल क्यूज अगर आप देखें तो गिफ्ट निफ्टी जहां पर हल्की तेजी दिख रही है, बाकी बाजारों में मिला जुला कारोबार दिख रहा है, लेकिन जो अमेरिकी बाजारों से जो संकेत थे तो अच्छे दिख रहे हैं। और घरेलू बाजार के लिए जो सबसे अहम संकेत है कच्चा तेल, जहां पर दबाव दिख रहा है, $80 के नीचे ब्रेंट क्रूड का भाव है, ये एक अच्छा फैक्टर हो रहा है। चलिए इस शो को फिलहाल यहीं समेटते हैं, जब लेकिन ब्रेक के बाद